आप लोग सभी का आज के सेशन के लिए स्वागत है। कल आपने मुझे और डॉक्टर दिनेश कुमार को आप हम लोग दोनों को मिले थे और कल का टॉपिक का ये उद्देश्य था कि हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस करें पैलिएटिव केयर का मेन डेफिनेशन क्या है और खासकर इस महामारी में पैलिएटिव केयर के बारे में जानकारी लेना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। कल हमने आपको रमेश जी और उनके परिवार के साथ एक मुलाकात हो गई थी और हम आगे चल के आज देखेंगे कि रमेश जी और उनके परिवार के साथ उनकी क्या जर्नी रहती है और उनको क्या क्या परेशानियां और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कल हमने देखा कि रमेश जी 75 साल के बुजुर्ग हैं, उनके काफी सारे कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे डायबिटीज है, उनको स्ट्रोक हुआ है और एक हार्ट का प्रॉब्लम है और हाल ही में उनके यंगर सन छोटे बेटे यूएई से आए थे। तो अभी हम डॉक्टर रूप गुरसहानी और डॉक्टर चारू सिंह आपका आज का सेशन लेंगे और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि डॉक्टर रूप और चारू अपने इंट्रोडक्शंस दें और आई हैंड ओवर द माइक टू देम सो दैट दे कैन टेक यू ऑन दिस। आज का विषय वो लोग लेंगे। जैसे मैंने कल बताया था, प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। जो भी आपके प्रश्न हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपके अनुभव हैं, जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां हम भी आपसे सीखते हैं और आप भी होपफुली हमसे कुछ सीख के जाएंगे। सो ओवर टू यू डॉक्टर रूप एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोग सब ज्वाइन हो गए हैं। थैंक यू डॉक्टर चारू ऑल्सो। थैंक यू डॉक्टर राजम। मैं एक काम करूंगा, पहले डॉक्टर चारू को अपना परिचय करने को कह देता हूं, फिर मैं जैसे करूंगा उसके बाद मैं शुरू ही कर दूंगा। डॉक्टर चारू। मेरा नाम चारू सिंह है। मैं बेसिकली एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ। एमडी एनेस्थीसियोलॉजी के बाद मैंने क्रिटिकल केयर किया था और उसके बाद मैं केरला गई जहाँ पे मैंने पैलिएटिव केयर डिस्कवर किया और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हमारे मेडिकल एजुकेशन के अंदर अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ने के, पढ़ाने के, और हमें जो पढ़ाया जाता है वो नॉर्मली डायग्नोस कैसे करो और ट्रीट कैसे करो, बट पैलिएटिव केयर में फोकस करते हैं कि तकलीफ क्या है और तकलीफ के कारण क्या है। जब तक आप कारण ढूंढ के कारण को ठीक कर रहे हो तो तकलीफ को कैसे कंट्रोल करो, क्योंकि मरीज तो पेशेंट हॉस्पिटल तभी आता है जब उसको तकलीफ होती है। तो ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। इसके अलावा मैंने पैलिएटिव केयर में ऑफ कोर्स कोर्सेज किया है। मैंने डिप्लोमा किया है कार्डिफ यूनिवर्सिटी से और एक ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स ऑस्ट्रेलिया फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से। सो ये मेरा बैकग्राउंड है। ओवर टू डॉक्टर रूप। थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर रूप गुरसहानी हूँ। मैं एक्चुअली न्यूरोलॉजिस्ट हूँ हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में, और मेरा रास्ता पैलिएटिव केयर में थोड़ी देर से आया। मैं पिछले लगभग 3 सालों से पैलिएटिव केयर में इन्वॉल्व हूँ, और अगर आप लोग पैलिएटिव केयर के बारे में कुछ समझे हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमें पूरे मेडिकल फील्ड्स में, नर्सिंग हो, मेडिसिन हो, जो भी हो, हमारा फोकस क्योर पर रहता है कि बीमारी को ख़त्म कर दें, पेशेंट को नॉर्मल कर दें। लेकिन जब पेशेंट नॉर्मल नहीं हो सकता है, जब बीमारी क्योर नहीं करी जा सकती है, तो केयर करना, पेशेंट की पीड़ा देखना, जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उनको सिस्टमैटिकली समझना और जहाँ तक हो सके उनका उद्धार करना, ये कभी हमारे को सिखाया नहीं जाता है, और ये पैलिएटिव मेडिसिन की स्पेशलिटी है। तो मैं आज का विषय है उस पर स्पीक करने वाला हूँ, लेकिन आपको ये बता दूं कि ये जो स्लाइड्स हैं ये पैलियम इंडिया से डॉक्टर सुनीता डैनियल ने बनाए हैं, और आज वो तो डिलीवर नहीं कर रही टॉक, लेकिन उनकी जगह पर हम लोग कर रहे हैं। तो जब आप कोविड-19 के संदर्भ में आप पैलिएटिव केयर के बारे में अगर बात करो तो उसके लिए आपके पास वैसे भी रिसोर्स टूल किट है, और ये रिसोर्स टूल किट में मैनेजमेंट पाथवेज हैं, एल्गोरिदम्स हैं, जिसमें आप जो स्टैंडर्ड फिजिकल सिम्टम्स हैं कोविड-19 के, उनको आप ट्रीट कर सको।
और पैलिएटिव केयर के लिए जो एसेंशियल दवाइयां हैं जो कि WHO से अडॉप्ट करी गई हैं, आपको उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी। आज के लेक्चर में आप दो मेजर सिम्टम्स कोविड-19 में समझोगे। एक तो सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस, और दूसरा है एजिटेशन। यानी इसको डिलीरियम भी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट बिल्कुल बेचैन हो जाता है और इसमें कुछ हद तक पेशेंट के होश पूरे बराबर से नहीं रहते हैं। और ये दोनों भी कॉमन सिम्टम्स हैं बिना कोविड के भी। तो आपको इसकी जो जानकारी मिलेगी वो सिर्फ कोविड के लिए नहीं है, आप बाकी बीमारियों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो एल्गोरिदम्स हैं आपको हम समझाएंगे। एल्गोरिदम्स के साथ जो और ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं वो आप बताएंगे। और आप जरूर इसके लिए जो ई बुक है जो आपके लिए बनाया गया है वो आपने डाउनलोड करा ही होगा, क्योंकि उसमें इसके ये सब डिटेल्स आपको मिल सकते हैं। और आप इसके बाद जरूरत पड़े तो पैलीकेयर ऐप भी यूज कर सकते हो, जिसमें इमीडिएट आपको अपने फोन पर ये और दूसरे सिम्टम्स के लिए मैनेजमेंट के इमीडिएट टिप्स मिल जाएंगे। ओके, सो आप कल रमेश जी से मिले और रमेश जी का बेटा सुरेश कोविड-19 हेल्पलाइन को फोन करता है और कहता है कि मेरे पिताजी को सर्दी के सिम्टम्स होने लग गए हैं और काफी बुरी खांसी हो रही है, और इसलिए उन्हें कोविड ट्रीटमेंट सेंटर लिया जाता है, जहां स्वैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और टेस्टिंग क्लियरली कोविड के लिए पॉजिटिव आता है। अब रमेश जी ये सब होते हुए डेफिनेटली बेचैन हो गए हैं। बेचैन इसलिए भी हो गए हैं, घबराए तो हैं, और वो उनको कोविड-19 सेंटर में इस वक्त तो अकेले हैं। और उनका सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं मेरे परिवार को दोबारा मिलूंगा। सो उनको और उनके परिवार के इस वक्त समस्याएं क्या है, कंसर्न्स क्या है, आप जानोगे कैसे, समझोगे कैसे, उनको रिस्पॉन्ड कैसे करोगे? प्लीज आप यहीं से अभी चैट बॉक्स में डालना शुरू कर दें। डॉक्टर चारू सिंह वो देखते रहेंगे और फिर हम थोड़ी देर बाद फिर रिस्पॉन्ड भी करेंगे। आप अपने आप को रमेश और उसके परिवार की सिचुएशन में डालकर सोचिए कि वो इस समय क्या क्या सोच रहे होंगे। ओके, सो अभी एडमिट हो गए हैं। ये कोविड सेंटर है, क्रिटिकल केयर सेंटर नहीं है, और इसमें उनका कंडीशन बिगड़ने लगता है, बुखार बढ़ रहा है, खांसी बढ़ रही है, सांस फूल रही है, और उनको खुद को तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, हार्ट रेट बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, और सैचुरेशन अभी ड्रॉप होने लगा है, 88% हो गया है। अब क्या करें? अब इतने इसमें जो क्लिनिकल टीम है, फैमिली नहीं, क्लिनिकल टीम ने ये देखा है कि आपने जैसे कल समझा था रमेश जी की ओवरऑल कंडीशन, ओवरऑल बाकी जो उनकी बैकग्राउंड है, वो सब देखते हुए ये अंदाज लगाया गया है कि इनको आईसीयू में शिफ्ट करना रेकमेंड नहीं किया जा सकता है। और वो सिम्टम कंट्रोल, बेसिकली उनकी पीड़ा को संभालने में लगने वाले हैं। ये आईसीयू में शिफ्ट करना नहीं शिफ्ट करना, आपको याद है वो कल के डिस्कशन में जो ट्रायज कहते हैं वो प्रोसीजर के बेसिस पर किया जाता है। और लेकिन जब ये ऐसा डिसीजन मेडिकल साइड से होता है तो मेडिकल टीम पर सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि ये हम फैमिली को कैसे बताएंगे, क्योंकि बेटा घड़ी घड़ी फोन कर रहा है और कह रहा है कि
मेरे पिताजी के लिए जो कुछ हो करी, आप ये सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे? अभी डॉक्टर चारू, चैट्स एनीथिंग? डू वी? नथिंग। नथिंग सो फार। मिस्टर रोशन लाल कुछ पूछना चाहते थे? आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए या चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मिस्टर रोशन लाल। नहीं। अभी तक तो कोई ओके, नहीं आया, चैट मैसेज नहीं आया कोई। ठीक है। सो डॉक्टर चारू, आप तो एक्सपीरियंस पैलेटिव केयर डॉक्टर हैं, तो अगर आप उधर होते और आप वो कोविड सेंटर की इंचार्ज होती, तो अब आप क्या सोच रहे होते? ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने दोनों क्रिटिकल केयर और पैलिएटिव केयर ट्रेनिंग दोनों में फेलोशिप्स किए हैं। सो अब क्रिटिकल केयर बहुत ज़रूरी है, वेंटिलेटर और ये सब चीज़ें लाइफ सेव करने के लिए। पर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आप ये मशीन्स ज़बरदस्ती आप देते, आपको पता है कि इंसान रिकवर करने वाला नहीं है, आप वेंटिलेटर लगा दोगे। वेंटिलेटर से तकलीफ बहुत हो सकती है। लोग कहते हैं कि गरम सरिया गले में ठूस दिया है, ऐसी फीलिंग होती है। और अगर आपको लगता है कि क्लिनिकल कंडीशन ऐसी है कि वो पेशेंट रिकवर करने वाला नहीं है, तो उस सिचुएशन में आईसीयू में ले जाने में उनको ज़्यादा नुकसान है, फ़ायदा कम। पर अगर पेशेंट जैसे अभी इस समय ऑक्सीजन सैचुरेशन कंट्रोल में है, बीपी कंट्रोल में है, तो मेरे ख्याल से रमेश वार्ड में रह सकते हैं कंफर्टेबली, बट अंडर सुपरविजन कि कंडीशन इम्प्रूव हो रही है या कंडीशन वर्स हो रही है। आप फैमिली को क्या बताओगे कि आप आईसीयू में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? ये बहुत ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, क्योंकि सारे लोग बोलेंगे हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, आप लोगों को क्या फ़ायदा। पर इस सिचुएशन में यही एक्सप्लेन करना कि अगर उनको हर चीज़, चाहे हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, हम आईसीयू में बेड की बात करें या हम एमआरआई की बात करें, तो हम दो चीज़ें देखते हैं, फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है। आप अपने घर में भी कोई चीज़ खरीद के लेकर आते हैं तो आप ये सोचते हैं कि इसका फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है। अगर फ़ायदा है, यही चीज़ मैं अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ कि इस समय हम इनको वेंटिलेटर पर डाल के तकलीफ ज़्यादा दे सकते हैं, उनको फ़ायदा नहीं होगा, तकलीफ बढ़ जाएगी और आपका खर्चा भी बहुत बढ़ जाएगा। तो अब हम काफ़ी लोग डॉक्टर चारू, मैं एक थोड़ा सा सिचुएशन में एक ट्विस्ट डाल रहा हूँ। हाँ ये प्लीज। ये सरकारी हॉस्पिटल है ओह और ये सरकारी हॉस्पिटल के पास आईसीयू बेड्स लिमिटेड। और अगर रमेश जी को आप आईसीयू बेड पर डालोगे, वेंटिलेटर पर डालोगे, तो डेफिनेटली उनके बाद जो क्यू में पेशेंट हैं, जो हो सकता है जिनका उद्धार हो सके, जो फायदा हो सके, वो बेड अटक जाएगा। ये सिचुएशन, ये सवाल, ये डिस्कशन, ये कोर्स में आगे भी आएगा कि आप ऐसे डिसीजंस कैसे लोगे। सो ये मैं आगे के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन बस सिर्फ आपको इसके बारे में नहीं, ये बहुत वाइटल चीज सर ने बोली है। मैंने सोचा था कल शायद ट्राइज में जब हमने बात की होगा एथिक्स में कि पेशेंट क्या चाहता है, पेशेंट को फायदा किस चीज से होता है। जो हमारा ट्रीटमेंट है उससे अगर फायदा नहीं हो रहा तो कम से कम नुकसान ना हो। और हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, 1.3 बिलियन लोग हैं। और एक्सपर्ट्स, इंटेंसिव केयर एक्सपर्ट्स के थ्रू मुझे पता लगा कि हमारे पास सिर्फ 75,000 बेड्स हैं। तो जिस पेशेंट को आईसीयू से, वेंटिलेटर से बेनिफिट नहीं होगा, हम वो बेड और वेंटिलेटर उसको दे देंगे। तो जो पीछे क्यू में खड़ा हुआ है, जो बच सकता है,
वो उसको भी वो वेंटिलेटर नहीं मिलेगा और वो भी अपनी जान गंवा देगा। तो ये डिसीजन भी हमारे दिमाग में है, लेकिन अब बात करनी है फैमिली से। आप लोग सोचिए, आप रमेश जी के बेटों से कैसे बात करोगे, क्योंकि हम थोड़ी देर बाद आपको फिर से पूछेंगे ये सवाल, और फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप ओके। ये भी पूछ सकते हैं कि आप कैसे पूछेंगे डॉक्टर साहब। या सो नाउ, एक चीज ये हो गई है कोविड-19 में, जो हमारे लिए जो हम पैलिएटिव केयर में जो एक्सपीरियंस्ड हैं, सभी के लिए एक मुसीबत हो गई है कि ये अल्ट्रा इमरजेंसी होती है। नॉर्मली जब कोई पेशेंट की पीड़ा बढ़ती है, पेशेंट का कंडीशन बिगड़ते जाता है, तो एक पहले से डॉक्टरों से रिलेशनशिप रहता है और प्लानिंग किया जा सकता है कि आगे चल के ये होगा, अगर ये होगा तो हम ये करेंगे, हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। और यहाँ इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। और जब ऐसा होता है तो और पेशेंट जब हम नहीं बचा पाते हैं, तो ये ना तो सिर्फ फैमिली के लिए, लेकिन जो डॉक्टर्स, जो नर्सेस उनके केयर के में लिंक्ड है, उनके लिए भी एक किस्म की ट्रॉमेटिक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस हो जाती है, जिसमें सबको किसी कोई ऐसा नहीं छूटता है जिसी को कोई उससे असर नहीं होता। सो आपको पता है कोविड-19 में सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं। फीवर तो कॉमन है, खांसी, सांस फूलना जैसे बढ़ते जाता है, कोई लोगों में सिर्फ स्मेल या टेस्ट चले जाता है, कोई लोगों में माइल्जिया यानी मसल पेन, बहुत ज्यादा कमजोरी, फटीग, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, छाती में टाइटनेस, सोर थ्रोट, और बाकी और भी काफी सारे अनकॉमन सिम्टम्स है। कोई लोगों को डायरिया हो जाता है, किसी को चक्कर आते हैं, किसी को सिर दर्द होता है, किसी को कंजंक्टिवाइटिस होता है। अब ये सब सिम्टम्स जो हैं, ये आप कैसे हैंडल करोगे? अब हम ये पूरे तो कवर नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि पेशेंट की पीड़ा, एक तरह से ये सब चीजों का एक एक कंबाइंड असर रहता है। तो आप इनमें से जो भी कंट्रोल कर सको, जो भी आप रिलीफ दे सको, उससे पेशेंट को उतना ज्यादा आराम मिलेगा। जब कोविड-19 की बीमारी शुरू होती है, तो बिगिनिंग में अर्ली इन्फेक्शन वायरल रिस्पॉन्स स्टेज रहता है, जिसमें माइल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, सिर्फ ड्राई कॉफ, हेडेक। उसके बाद फिर स्टेज 2A एंड 2B में जैसे बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बढ़ने लगता है, तो सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन कम होने लगता है, और अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, जिसे हम हाइपर इन्फ्लेमेशन फेज बोलते हैं, जिसमें बॉडी की ऑटो इम्यून रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो वो जाके उनको अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है या शॉक सिंड्रोम होता है। एंड अभी आई मीन ऑफ कोर्स शुरुआत में जब पैंडेमिक शुरू हुआ था तो ये पता नहीं था, लेकिन अब हम जानने लग गए हैं कि ज्यादा करके पेशेंट्स ये होस्ट रिस्पॉन्स यानी बॉडी की इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स की वजह से गुजर जाते हैं। ट्रीटमेंट में रेमडेसिविर तो आपको मालूम ही है, कन्वालेसेंट फेज प्लाज्मा भी मालूम है, लेकिन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और दूसरे और ड्रग्स होने लग गए हैं। अभी वो भी हम एक मिनट में डिस्कस करेंगे। अब इसमें से रेमडेसिविर जो है, जो इन्फेक्शन का ये पीरियड कंट्रोल करती है, लेकिन उसमें क्लियर कट अभी तक सर्वाइवल का एडवांटेज दिखाया नहीं गया है। लेकिन डेक्सामीथाजोन जो एक्चुअली सिंपल स्टीरॉइड्स है, जो अपने पास डेकाड्रॉन वगैरह जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, ये एक्चुअली इन पेशेंट्स में सर्वाइवल इंप्रूव करा सका है। और आप ये याद रखिए कि रेमडेसिविर थोड़ी महंगी दवाई भी है, लेकिन डेक्सामीथाजोन इज समथिंग दैट इज वेरी इजी टू ऑब्टेन। सो जब पेशेंट कोविड-19 के साथ आता है आपके पास, तो जो लीस्ट सीरियस है वो सब क्लिनिकल रहते हैं, जिनको वायरस इन्फेक्शन होता है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं होते। फिर उसके बाद वो होते हैं जिनको सिर्फ सर्दी खांसी के सिम्टम्स होते हैं, हो सकता है उनको सिरदर्द और कंजंक्टिवाइटिस भी हो। ये पेशेंट्स वायरस ट्रांसमिट कर सकते हैं।
उसके आगे अगर हो जाए तो पेशेंट्स थोड़े बीमार होने लग जाते हैं और काम नहीं कर पाते हैं, और यूजुअली इस वक्त ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फिर इसके बाद जिस स्टेज में वायरस की वजह से न्यूमोनिया होती है, तो जाके फिर सांस फूलना, बेचैनी सब शुरू हो जाता है। अगर आप नंबर्स देखो तो 80% को माइल्ड इलनेस होता है, और माइल्ड इलनेस में ही खत्म हो जाते हैं, म्हणजे यानी बीमारी खत्म हो जाती है। 14% में सिवियर इलनेस होता है और 5% में क्रिटिकल इलनेस होता है। अब इस वक्त आप आपके सीनियर्स के साथ डिस्कस कर रहे हो रमेश के केस बारे में, आप उनसे क्या सवाल करोगे? जहां तक हो सके हम भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। उनके पीड़ा जो है उसके लिए आप क्या कर सकते हो उनको कंट्रोल करने के लिए? मेडिकल टीम ने अग्री करा है कि रमेश जी को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही कराया जाए, उनको आईसीयू ना शिफ्ट करा जाए, क्योंकि उनकी पहले की जो बीमारियां हैं, उनकी जो कंडीशन है, उस बेसिस पर। एक बात है कि जब बीच में जब दूसरे या तीसरे बार जब उनके बेटे ने फोन करा था, तो एक बात जरूर कही थी उसने कि प्लीज उनको सफर मत करने देना, मेक श्योर दैट ही डज नॉट सफर। सो वो हम एक एश्योरेंस जरूर दे सकते हैं कि रमेश जी को सिम्टम्स जो हैं उनके बिल्कुल कंट्रोल होंगे। उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, उनके चेस्ट एक्सरे में ऑफकोर्स न्यूमोनिया, वायरल न्यूमोनिया हो चुका है, जो ब्लड चेंजेस हैं, डी डाइमर, ल्यूकोपीनिया यानी ल्यूकोसाइट्स का काउंट उतर गया है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ गए हैं, ये सब तो दिखने लग गए हैं। लेकिन रमेश जी को तकलीफ ना हो वो हम देख सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं कि ये सब करने से हो सकता है रमेश जी की जान भी बच जाए। डॉक्टर चारू, आप। हाँ जी सर। सर यहाँ पे मान लीजिए आप एक रेजिडेंट डॉक्टर हैं और आपके पास 2 बेड खाली हैं और आपको डिसाइड करना है कि रमेश को ये बेड दिया जाए या ना दिया जाए, घर में भेजा जाए, आइसोलेशन में रखा जाए। तो कुछ चीज़ें हमें देखनी होती हैं। जैसे आपने कल देखा होगा कि एक तो मिस्टर रमेश जी की उम्र ज़्यादा है, उनको रिसेंट ऑनसेट स्ट्रोक हुआ है, तो वो वैसे ही बेड बाउंड है, उनको डायबिटीज़ है, उनको हाइपरटेंशन है। और हम लोगों ने ये बार बार न्यूज़ में, पब्लिकेशंस में, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में हमने पढ़ा है कि जितने उम्र हो, जितने कोमॉर्बिडिटीज़ हो, उतना चांस सर्वाइवल का कम है। तो अब मेरे को एज ए जूनियर डॉक्टर मेरे को तो बताया गया था ये प्रॉब्लम होती है तो ये ट्रीटमेंट करना है। अब मैं क्या करूं, ये मेरे को अपने सीनियर से सवाल पूछना है। तो पर मैं, हो सकता है मैं पूछूं कि मैं इनकी जान नहीं बचा सकती, इनको कंफर्टेबल कैसे रखूं और इनके फैमिली को जाकर क्या बताऊं। ठीक है, सो ये आपके लिए दो इमीडिएट सॉल्यूशंस, आई मीन ये ऑब्वियस प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हाँ एक तरह से सॉल्यूशंस हैं अपने पास। पहला जो इनका रमेश जी का प्रॉब्लम है वो सांस फूलने का है। अब इसे जो डिस्निया बोलते हैं या ब्रेथलेसनेस बोलते हैं, इसका पैथोफिजियोलॉजी काफी कॉम्प्लेक्स है। आपको लगता है सांस फूलना यानी ऑक्सीजन कम होना, सांस फूलना, सीधी सी बात है। नहीं, वैसा नहीं है। सांस फूलने के और भी काफी सारे वजह होते हैं, और जो आप फिजियोलॉजिकल वजह समझते हो कि ऑक्सीजन कम होना, ऑक्सीजन अंदर कम, एयर अंदर कम पहुंचना, उसके अलावा ब्रेथलेसनेस एंजाइटी से भी बढ़ता है। स्पेशली अगर समझ लो किसी को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला हो, आइसोलेशन में रखा हो, साइको सोशल इश्यूज हो, तो उससे भी सांस फूल सकती है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो कोविड-19 का जो स्टैंडर्ड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, अगर आपके हम रेमडेसिविर है तो वो स्टेरॉइड्स तो शुरू करने ही है। जो भी चीजें करेक्टेबल है, ऑक्सीजन
हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन से। अगर ब्रोंकोस्पाज्म है, इनको पहले तो हिस्ट्री नहीं थी अस्थमा की, लेकिन अगर सांस जैसे आप ऑस्कल्टेट करते हो तो ऐसा लगता है कि उनको ब्रोंकोस्पाज्म है, तो आप ब्रोंकोडायलेटर्स दोगे। ये सब करने के बाद अगर इनका सांस फूलना रुक नहीं रहा है, ये तब भी हांफ रहे हैं, सांस लेने में इनको तकलीफ भी हो रही है और तेजी से ले जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? ओके, डॉक्टर चारू, यू वांट टू? और हाँ जरूर। हम लोग सबसे हम इमिडिएटली डॉक्टर्स और नर्सेज हमारी ट्यूनिंग ऐसी होती है कि जैसे कोई पेशेंट बीमार आता है हमारे पास, हम दवाइयों के बारे में पहले सोचते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि और भी बहुत चीज़ें हैं जो पेशेंट को कंफर्टेबल रख सकते हैं। जैसे आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, कार्डियक टेबल होता है जहाँ पेशेंट ऐसे हाथ रखकर फॉरवर्ड लीन कर सकता है, उसका ब्रीदिंग पैटर्न इम्प्रूव हो सकता है। लेटे हुए पेशेंट को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि इंटेस्टाइन्स आते जो है वो डायफ्राम को ऊपर पुश करती हैं, लंग्स को फैलने की जगह नहीं मिलती, तो पेशेंट को प्रॉप अप करके बिठा कर रखना में ज़्यादा आसानी मिलती है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स को छोड़ के मैं पहले ब्रीदिंग टेक्निक्स पे बताना चाहूँगी कि हमें अपने लंग्स को ओपन रखना है, तो कुछ टेक्निक्स हैं। आपको स्पेशलिस्ट रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, पर आप वो बता सकते हैं कि जैसे आपको गुब्बारा फुलाना है तो आप पहले एक लंबी सांस खींचते हैं अंदर और फिर धीरे धीरे उसको रिलीज करते हैं। तो ये एक जो लिप्स आप फर्स्ट वो करते हैं, वो एक रेजिस्टेंस पैदा करती है पीछे की तरफ, और जो बाकी का लंग है उसको कोलैप्स होने से रोकती है। तो आप पेशेंट को इनकरेज कर सकते हैं कि वो इस तरह की थोड़े थोड़े इंटरवल पे इस तरह से सांस लें। और हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग नॉर्मली अगर एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारी छाती एक्सपैंड होती है जब हम सांस लेते हैं, पर हमारा डायफ्राम हम अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज कर सकें तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपना हाथ अपने पेट पे रखें और पेशेंट को बोलें कि मेरे हाथ को हिलाओ, ऐसे सांस लो ताकि मेरा पेट हिले, मेरा हाथ हिले जो आपके पेट पे रखा हुआ है, ताकि वो अपनी जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो उनको भी यूटिलाइज कर सकें। तो ये कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हैं जो पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं बिफोर आईसीयू में जाने के पहले, हाई लेवल ऑक्सीजन के पहले। ये सारी चीजें हम पेशेंट्स के लिए कर सकते हैं। फैन भी काफी यूजफुल होता है। फैन बहुत यूजफुल होता है। कई बहुत स्टडीज हुई हैं, कई लोग बोलते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट होता है फैन का, पर हमें सबको मालूम है कि जब हमें घुटन होती है हम ऑटोमेटिकली तो कहते हैं कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन या हवा या ऑक्सीजन मास्क के थ्रू भी अगर यहाँ आए तो एक पेशेंट को कंफर्ट महसूस होता है। वो हो सकता है सैचुरेशन चेंज ना करे, पर एक प्लेसिबो इफेक्ट, उनको एक थोड़ा सा आराम महसूस हो सकता है, चाहे सैचुरेशन बढ़े या ना बढ़े, रेस्पिरेटरी रेट कम हो या ना हो। तो ये चीजें, और आपने देखा ही होगा जब भी कोई घुटन महसूस करता है, सबके हम कॉलर के शर्ट का कॉलर खोलते हैं, पंखा चलाते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, तो हवा का आना जाने से भी पेशेंट को रिलीफ महसूस होता है। तो हाँ, हॉस्पिटल के अंदर थोड़ा सा ये चीज़ों में प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना अच्छा वेंटिलेशन होगा उतनी अच्छी तरह से कोविड फैलेगा भी वेंटिलेशन के साथ। या ठीक है। सो अगर आप इसके आगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पर जाने की जरूरत पड़ती है, तो इसमें 3 दवाइयां हैं जो रेगुलरली अपने पास अवेलेबल होती हैं और जिनको इन चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। मिडाजोलैम और लोराज़ेपम, तो ये अपने स्टैंडर्ड बेंजोडायजेपिन्स है, और ये स्लोली आईवी
या सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं, और ये देने से ग्रेजुअली इनका असर आने लगता है। लोरास्पैम के सबलिंगुअल टैबलेट्स भी हैं, वो भी असर दे सकते हैं। लेकिन अगर इन चीजों से पूरा फायदा नहीं होता है तो द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज मॉर्फिन। और मॉर्फिन का डोज, ये डोज बेसिकली डिस्निया का जो जो तड़प है उसको कंट्रोल करने में बहुत यूजफुल होती है, और इसे कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन दिया जाता है। पैलिएटिव केयर में तो ये मॉर्फिन और मिडाजोलैम दोनों भी कंबाइन करके साथ में दिए जाते हैं, और इसके बारे में भी डॉक्टर चारू सिंह आपको और बताएंगे। जरूर सर। सर जैसे पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कोविड होता है, उनको बुखार होता है, बॉडी एक होता है, बीच बीच में एपिसोड्स होते हैं ब्रेथलेसनेस के, और घुटन के साथ घबराहट भी होती है। तो अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तो हम उनको इंजेक्टेबल्स दे सकते हैं। मॉर्फिन के बारे में मैं खास आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आपने ज़रूर मॉर्फिन के बारे में पढ़ा होगा कि जिसको सांस की दिक्कत हो उसको मॉर्फिन मत देना। मैंने पूरा अपना क्रिटिकल केयर पढ़ाई ख़त्म कर ली थी बिना जाने कि मॉर्फिन ऑफिशियली अप्रूव्ड है फॉर पेशेंट्स जिनका लंग लास्ट स्टेज COPD है, लास्ट स्टेजेस पे है, हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, या लंग कैंसर के कारण। तो मॉर्फिन बहुत तरीके से ये जो घुटन की सेंसेशन है उसको कंट्रोल कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है मॉर्फिन उस डोज में दिया जाए जिसमें इंसान बेहोश हो जाए। आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके उनको मॉर्फिन दे के देख सकते हैं। जब वो बोले हाँ मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, पर वो बात करने लायक हो, उतना भी मॉर्फिन बहुत है। अगर सांस इससे भी ज़्यादा सांस लेने में मुश्किल होगा, तब हमें 2 या 3 मेडिसिन इकट्ठे यूज़ करनी पड़ेंगी। पर ये तभी ये चीज़ें यूज़ करते हैं जब हमने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, हमने सारी दवाइयाँ दे दी, क्लोरोक्सिक्विन दे दिया, डेक्सोना दे दिया, और जो मान लीजिए किसी को सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया हो गया, वो भी हमने उसका ट्रीटमेंट दे दिया। उसके बावजूद भी अगर पेशेंट इम्प्रूव नहीं हुआ तो ये लास्ट रिसोर्ट है, ताकि जो पेशेंट है वो घुट घुट के न मरे। और ऐसे सिचुएशन में मैंने कई बार अपने पेशेंट से पूछा आप सोना चाहेंगे, तो वो 99.9% लोगों ने कहा हाँ मैं सोना चाहूँ, क्योंकि मेरे घुटन में तकलीफ, एक फिजिकल तकलीफ है, एक मेंटल तकलीफ है कि सांस नहीं आ रही, तो मतलब मेरे पास टाइम कम है। तो ये दोनों दवाइयों को देने से वो एक किस्म का उनको आराम मिल जाता है। ये आप कैसे डिसीजंस लोगे, ये आपके हैंडबुक में एल्गोरिदम है। तो अगर किसी को ब्रेथलेसनेस है तो आप देखोगे पहले फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स आप यूज करके उसके बाद फार्माकोलॉजिकल यूज करोगे। और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट वार्ड में है या आईसीयू में है। अगर आप पेशेंट आईसीयू में है तो फिर कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन पॉसिबल रहता है। अगर वार्ड में है तो आपको सबक्यूटेनियसली डोजेस देने पड़ेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन मे नॉट बी सो इजी, बट दोनों भी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर समझ लो इसके आगे भी ये बढ़ता है तो उसका डोज कैसे बढ़ाया जाए, मॉर्फिन और उसकी जगह पर जरूरत पड़े तो फेंटानिल, ये दोनों कैसे यूज करे जाए, वो ये सब एल्गोरिदम में लिखे हुए हैं। अगर आपको किसी को भी इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो फिर प्लीज चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिए। राइट, वन सेकेंड डॉक्टर रूप, यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने चैट बॉक्स में ये पूछा था कि ये लोग क्या सबक्यूटेनियस मेडिसिन देने के वाकिफ हैं, सबक्यूटेनियस रूट का। सो एक रिस्पॉन्स आया है हर्षिता लाल से कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए शायद ये लोग सबक्यूटेनियस रूट इस्तेमाल करते हैं. सो रिक्वेस्ट डॉक्टर चारू टू जस्ट एलैबोरेट, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस हैं इसमें एक तो बहुत से नर्सेज हैं जो ज्यादा वक्त बिताते हैं पेशेंट्स के साथ और उनका एक रैपो बनता है पेशेंट्स के साथ. इसीलिए ये नॉन फार्माकोलॉजिकल जो डॉक्टर रूप ने बताया, पेशेंट का पोजीशन, पेशेंट के साथ सहानुभूति से पेश आना या पोजीशन देना, ये बहुत फायदा करता है. स्पेशली कोविड वार्ड में शायद हम बहुत से टाइम फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं लेके आ पाते हैं, तो ये छोटे छोटे चीज करने पे भी पेशेंट को राहत मिलती है. और सबक्यूटेनियस रूट हम बहुत कॉमनली पैलिएटिव केयर में यूज करते हैं, जिसके बारे में शायद डॉक्टर चारू आपको बता सकते हैं थोड़ा और डिटेल में, क्योंकि ये बहुत कॉमनली आप देखेंगे ई बुक में कि हमारे मैक्सिमम मेडिकेशन सबक्यूटेनियसली ही जाता है, जैसे आपके एल्गोरिदम में भी है. सो डॉक्टर चारू आप उनको बता देंगे तो आई थिंक दैट विल बी आल्सो ग्रेट, क्योंकि आई थिंक थैंक यू डॉक्टर राजिम, आपने ये याद दिलाया. बिकॉज अभी 3-4 दिन पहले मेरे बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड है, काफी उम्र थी, COPD था, IV लाइंस नहीं थे, घर पे मैनेज हो रहे थे, उनको हॉस्पिटल लेके जाना नहीं चाहता था परिवार की, वहाँ पे वेंटिलेटर पे डाल देंगे, ट्यूब डाल देंगे, और पेशेंट खुद भी नहीं जाना चाहते थे उस पर. और अब दवाइयाँ कैसे दें? तो मैंने कहा सबक्यूटेनियस, अब तो कौन कौन सी दवाइयाँ ज़रूरी हैं. जब इंसान के पास 48 घंटे 48 to 72 आवर्स या इतना टाइम होता है, तो आप पेशेंट को सलाइन की ज़रूरत होती है ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो. उनको मॉर्फिन, मिडाजोलाम, ये सारी दवाइयाँ हम सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं. अब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते कैसे, मैं डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करती हूँ. अगर आपको दिखता है यहाँ पे कि आप अपना स्किन यहाँ पे, ये क्लैविकल के नीचे स्किन यहाँ पे उठा लें, क्योंकि आमतौर पे जब वेट लॉस होता है सबसे पहले यहाँ पे स्किन लूज होती है. तो आप ऐसे वो करके, जो जैसे बटरफ्लाई नीडल है, उसको स्किन के पैरेलल ऐसे घुसा दें और ऊपर प्लास्टर लगा दें. अब ये किसी ब्लड वेसल में नहीं है तो पीछे से ब्लड आएगा नहीं. उस पतली सी ट्यूब के अंदर कुछ एयर है, उससे एयर एम्बोलिज्म होगा नहीं, वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में अब्जॉर्ब होके लंग्स के थ्रू बाहर चली जाएगी. और वो एक इंजेक्शन है, वो 4 से 7 दिन तक आप लगा के रख सकते हैं. सिर्फ आपको देखना है कि आसपास रेडनेस तो नहीं हो रही है. इनफैक्ट मैं नॉर्मल सलाइन के ड्रिप भी देती हूँ इसी रूट से. तो थोड़ा सा अगर स्वेलिंग होता है, पेशेंट कंप्लेन करता है, तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दो ड्रिप और फिर हाफ स्पीड पे वापस स्टार्ट कर दो. कितना देते हैं डॉक्टर चारू, कितना दे सकते हैं? 1.5 लीटर तक मैंने पेशेंट को दिया हुआ है, पर हमें ये देखना है कि पेशेंट की सिचुएशन क्या है. 1.5 लीटर नहीं, जनरली तो 1 लीटर से काम निकल भी जाएगा ना. नहीं, धीरे धीरे जैसे ड्रॉप्स. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 1 लीटर भी अगर दो तो बहुत हो गया ना. हाँ, मैं यही बोलने वाली थी कि जैसे हमारे जो ये पेशेंट हैं जिनको लंग में प्रॉब्लम है, इनको हमें ओवर हाइड्रेट नहीं करना है, क्योंकि जो ये एक्सेस वाटर है या वो उनके पेट में इकट्ठा होगा या उनके लंग्स में इकट्ठा होगा, और पेट से एस्पिरेट कर सकते हैं, तो उनको हम सेफ कंफर्टेबल बनाने की जगह हम उनका रिस्क बढ़ा रहे हैं. तो इस सिचुएशन में 500 ml और जितना वो मुंह से ले सकते हैं, दैट शुड बी इनफ. और ये सारी दवाइयां हैं, मॉर्फिन, मिडाजोलाम, ग्लाइकोपायरोलेट, डेक्सोना, जो कंफर्ट के लिए हैं, ये सारी सबक्यूटेनियसली दी जा सकती हैं. तो बार बार पेशेंट को प्रिक करने की जरूरत नहीं है. ये सभी एक साथ एक ही इसमें डाल सकते हैं, एक ही ड्रिप में डाल सकते हैं? जहां तक मॉर्फिन, मिडाजोलाम और ग्लाइकोपायरोलेट, ये तीनों साथ में जा सकते हैं. हाँ, ये तीनों जा सकते हैं. डेक्सोना मेरे ख्याल से मिक्स करेंगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और आपका सोल्यूशन इफेक्टिव नहीं होगा. पर ये 3 मेडिसिन और ग्लाइकोपायरोलेट एंटीकोलिनर्जिक है, एट्रोपिन का भाई. तो जब मुंह सूख रहा है, गले में खड़खड़ आवाज आ रही है, हम सक्शन नहीं कर सकते हैं, तो हम ग्लाइकोपायरोलेट भी यूज कर सकते हैं. ये सारी दवाइयाँ हम सबक्यूटेनियसली यूज कर सकते हैं. तो ये
तो ये आप ड्रिप में ही मिक्स कर दोगे और जो आपने डोज डिसाइड करा है वो आप ग्रेजुअली उसको टाइट्रेट करके छोड़ते रहोगे उसमें से? मैं डॉक्टर कुशवाहा ने एक अलग पॉसिबल है, क्योंकि हम अगर घर पे पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं कि ऐसे करना है, या आइसोलेशन में भी अगर हॉस्पिटल में भी करना है, तो हमारे पास इतने, हमारे कंट्री के अंदर इतने वो नहीं है, इन्फ्यूजन पंप्स नहीं है, तो हमें माइक्रो ड्रिप सेट के साथ कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 500 ml की बॉटल के अंदर आप वो हम क्वांटिटी निकाल के डाइल्यूट करते हैं, और वही इनफ होता है, उसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसका स्पीड बढ़ाना या कम करना। पर अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट वेरी कर रही है, तो मैं एडवाइस करूंगी सलाइन अलग दीजिए, दवाइयाँ अलग दीजिए। ओके, ठीक। चलो, ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं आपके लिए। आप में से अगर किसी को इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप चैट बॉक्स में पूछिए। और ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं। पैलिएटिव केयर के सब स्पेशलिस्ट ये रेगुलरली ये प्रोसीजर्स यूज करते हैं। आप लोगों के लिए हो सकता है थोड़े नए हो, लेकिन अगर आप समझ लोगे तो आप समझ जाओगे कि आप सब जगह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो अभी ये इनको हमने रमेश जी को हमने मॉर्फिन और मिडाजोलैम शुरू कर दिया और उससे वो थोड़े शांत हो गए। सांस फूलने की जो तकलीफ थी वो उनकी कम हो गई। लेकिन ये अभी आज चौथा दिन है और अभी वो बहुत बेचैन होने लग गए हैं, बड़बड़ाने लग गए हैं, कपड़े निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नर्स उनको देख रही है वो कहती है कि ये तो बहुत घबराए हुए दिख रहे हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है अभी? और अगर ये नए प्रॉब्लम को आप कैसे असेस करोगे, कैसे मैनेज करोगे? चैट बॉक्स में अगर कोई सिर्फ ये प्रॉब्लम का नाम बता सके, ये सिम्टम को हम क्या कहते हैं, अगर आप वो डाल दो तो we'll be very happy. Any responses? Okay. हर्षिता लाल ने पूछा है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने पर पेशेंट का आउटपुट मॉनिटर देखना है। ये जो हम सबक्यूटेनियस सलाइन दे रहे हैं, ये जो पसीने से यूरिन के थ्रू जो बॉडी वाटर लूज कर रही है, हम सिर्फ उतना रिप्लेस कर रहे हैं। तो बहुत स्ट्रिक्टली इनटेक आउटपुट मॉनिटर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन जब वो इतना सांस में दिक्कत है कि वो मुंह से दवाइयां नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब टाइम काफी कम है। और इसलिए आई थिंक जो ऑफ कोर्स 1.5 लीटर तक दे सकते हो, लेकिन इसलिए 1 लीटर के ऊपर यूजुअली हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जाता ही नहीं, उतना आसानी से सबक्यूटेनियस रूट पर निकल जाता है 24 घंटे। और हमें ओरल भी काउंट करना चाहिए। या ओके, सो ये क्या है? ये सिम्टम को हम डेलीरियम कहते हैं। डेलीरियम बेसिकली बेचैनी, थोड़ी सी बेहोशी। ऑफ कोर्स इसका क्लिनिकल डेफिनेशन है अक्यूट सडनली रैपिडली अगर कोई किसी का होश कम हो जाए और अगर वो खूब एजिटेट होने लगे तो उसको हम डेलीरियम कहते हैं। और ये हम कोविड में काफी देखने लगे हैं। एंड ये एक डिस्कशन बोर्ड पर है कि ये कैसे करा जाए। ओके, सो और ये प्रॉब्लम जो सीनियर सिटीजन्स हैं, कोविड-19 से जब वो आते हैं तो उनमें प्रॉब्ली ये सब सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। हमने अभी तक बाकी सब इश्यूज सोचे हैं, लेकिन ये इशू नहीं सोचा है कि रमेश जी एक सीनियर सिटीजन है और उनके कुछ समस्याएं हैं जो यंगर पेशेंट से अलग होंगी। कुछ तो ये है कि उनके जो बायोमार्कर्स हैं, जो उनके टेस्ट्स हैं, वो उन पर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उनके सिम्टम्स उतने रिलायबल नहीं होंगे। हो सकता है उनको थोड़ा सा ही बुखार हो, लेकिन बायोमार्कर्स बताएं कि उनकी बीमारी बहुत तेज है। फिर उनके सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन, डिलीरियम, न्यूरोलॉजिकल डिटीरियोरेशन, ये सब पर भी ध्यान रखना है।
फिर ये भी देखना है कि कितने फ्रेल्टी यानी ओवरऑल जो कमजोरी, जो नाजुकपन बोलते हैं, वो उनका कितना है। और ये सब देखते देखते वी हैव टू फिगर आउट कि इनका ट्रीटमेंट कैसे एस्केलेशन कर सकते हैं। ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगे, आई थिंक आप डिटेल में इसको ये देख सकते हैं। ओके, अब अगर समझ लो ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट कभी बेचैन हो जाए या पेशेंट का होश आपको लगे हो सकता है सही नहीं है, तो आप उसको कैसे चेक करोगे? और ये चेक करने का बहुत सिंपल सा क्वेश्चनर है जिसको हम 480 डिलीरियम असेसमेंट टूल बोलते हैं। इसमें पेशेंट को पहले कैटेगराइज करे कि नॉर्मल है या हल्का सा सुस्त है, कि अगर आप जगा दो तो एक सेकंड थोड़ा पूरे होश नहीं आते लेकिन नॉर्मल हो जाता है, या कि वो कंप्लीटली एबनॉर्मल है। अगर वो कंप्लीटली एबनॉर्मल है तो उधर 4 पॉइंट। अगर समझ लो वो जाग जाता है तो उसको फिर पूछना कि आपकी एज क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कौन से बिल्डिंग में हो, ये बिल्डिंग कौन सी है, और ये साल कौन सा है। सिर्फ 4 इजी से सवाल, और आप भी अगर एक दो बार ये कर दो तो आपको भी ये सवाल याद रहेंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे कौन से सवाल पूछने। इसलिए कौन से सवाल पूछने वो पहले से डिसाइड करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद अगर यहाँ तक बराबर से आ गए हैं तो देन यू आस्क द मंथ्स ऑफ द ईयर बैकवर्ड। सो चाहो तो आप उनको बताओ दिसंबर से, चलो उससे पहले कौन सा, फिर उसके आगे ऐसे 7 months और मोर करेक्टली इज 0। अगर बराबर से नहीं कर पाता है तो 1, कर ही नहीं सकता है तो 2 पॉइंट। एंड ये सब सिचुएशन जो है अक्यूटली हुआ है कि स्लोली हुआ है। अगर किसी को भी 4 पॉइंट से ऊपर मिलते हैं तो ये पॉसिबली डिलीरियम में हैं, और जितने ज्यादा पॉइंट्स है उतना ज्यादा एबनॉर्मल। अगर 0 है तो ऑब्वियसली नॉर्मल, और बीच में 1 to 3 इज समथिंग दैट रियली नीड्स असेसमेंट। बट दिस इज, ये काफी सिंपल टूल है, और मैं न्यूरोलॉजिस्ट होते हुए मैं भी रेगुलरली ये यूज करता हूँ मेरे पेशेंट्स के लिए। सो ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं है, और भी दूसरी चीजों के लिए। ओके, तो अभी रमेश जी को क्या हो रहा है? आई मीन उनकी पीड़ा इस वक्त ऑफ कोर्स एंजाइटी है, लेकिन एंजाइटी के कारण क्या है? आपने अभी तक उनके ब्रेथलेसनेस के बारे में सोचा है, लेकिन आपने ये सोचा है कि उनको दर्द हो रहा है, कि उनका जो हाथ पैरालाइज था उसको कोई हिला नहीं रहा है, जो उनकी थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी होती थी वो बंद पड़ गई है। आपने ये सोचा है कि रमेश जी 3 दिन से बिस्तर पर हैं, मोशन हुआ है, मोशन पास करा है, कॉन्स्टिपेटेड है उससे, और यूरिन निकलता है नहीं, वो किसी ने देखा था? फिर ऑफ कोर्स रमेश जी के इसमें ये इशू नहीं है, लेकिन अगर समझ लो कोई अल्कोहल तो नहीं, अगर रेगुलरली कोई अल्प्राजोलैम या कोई और दवाई रेगुलरली ले रहा हो तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स हैं। ये सब चीजों पर भी आपको, जब कोई बेचैन हो जाता है तो आपको सोचना पड़ता है। तो अगर आपके पास एजिटेटेड डिसोरिएंटेड पेशेंट आता है तो आप फिर क्या करोगे? अगर आप उनके बेसिक कॉज को ट्रीट कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर बेसिक कॉज को ट्रीट नहीं कर सकते हो तो आप क्या करोगे? इसमें ये स्लाइड में उसके लिए जो हम दवाइयाँ यूज करते हैं उनका थोड़ा सा विवरण है और थोड़ा सा डिस्कशन भी है। जो सिंपल सिचुएशन है उसमें हम बेंजोडाइazepines यूज करते हैं, लोराज़ेपम या क्लोनाज़ेपम। अगर मॉडरेट हो तो, या मॉडरेट से ज्यादा होने लग जाए तो फिर हम हैलोपेरिडोल यूज करते हैं। स्पेशली अगर ये एजिटेटेड डिलीरियम हो जिसमें पेशेंट खुद को डैमेज कर सके, आजू बाजू किसी को डैमेज कर सके, तो फिर देन वी स्टार्ट डायरेक्टली विथ हैलोपेरिडोल। एंड हैलोपेरिडोल you can use it subcutaneously और IV। डॉक्टर चारू, हैलोपेरिडोल भी ये मिडाज़ोलैम के साथ मिक्स करके दिया जा सकता है? आराम से दिया जा सकता है सर, हैलोपेरिडोल और मिडाज़ोलैम।
सिर्फ हमें एक चीज ध्यान रखनी है। जैसे अभी आपने जैसे बताया था कि एंजाइटी है, एजिटेशन है, डिलीरियम है। तो हम लोग डिलीरियम तब कहते हैं जब एक आदमी सब ट्यूब निकाल रहा है, अपना फोलीज खींच रहा है, या डॉक्टर को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको डिलीरियम तब मानते हैं। पर डिलीरियम उसके बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है। पर इस सिचुएशन के अंदर पेशेंट को प्योर साइकोलॉजिकल एंजाइटी हो सकती है। उसके लिए मिडाजोलैम, लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम यूजफुल रहते हैं। पर अगर पेशेंट डिलीरियस है, अगर वो जो जैसे सर ने 480 बताए, 480 में से कुछ भी अगर उनका अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मानना चाहिए कि पेशेंट डिलीरियस है। और सबसे पहले आप हैलोपेरिडोल दें, उसके बाद सिडेट करने के लिए मिडाजोलैम दें। और हैलोपेरिडोल और मिडाजोलैम आराम से मिक्स किए जा सकते हैं, प्रेसिपिटेट होकर खराब नहीं होते हैं। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट को। हर पेशेंट के लिए एक अलग कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, पेशेंट की कंडीशन देख के। बेसिकली पेशेंट शांत रहे और जी, एजिटेट ना हो। ठीक है, ओके। समझ लो रमेश जी को दर्द हो रहा है, तो दर्द के लिए आप क्या दोगे? अभी इसमें एक्चुअली सिंपल सा ट्रीटमेंट तो अपने पास रहता ही है। पैरासिटामोल अप टू 4 ग्राम्स पर डे आप आसानी से दे सकते हो। आपने देखा है इनका अगर SGOT-PT बहुत ज़्यादा हाई नहीं है तो आप डायरेक्टली पैरासिटामोल से भी शुरू कर सकते हो। अगर मॉडरेट पेन है तो ट्रामाडोल या मॉर्फिन दोनों भी यूज करे जा सकते हैं। एंड एडजुवेंट्स यानी जो दूसरे दवाइयाँ जो इनके साथ में काम करती हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, फिर गैबापेंटिन, प्रेगैबलिन, ये आप लोगों को आपकी जानकारी के इधर लिए दिए हुए हैं इधर, लेकिन ये ऐसे अक्यूट सिचुएशन में प्रॉब्ली उनका फायदा होना, उनका असर आना तो वक्त लगेगा। लेकिन पैरासिटामोल आपके पास इंट्रावीनस प्रेपरेशन अवेलेबल है, और अगर उससे नहीं होता है तो फिर आप उसके आगे ट्रामाडोल और मॉर्फिन पर भी जा सकते हैं। राइट। इधर एक एसेंशियल मेडिकेशंस लिस्ट बनाई गई है जो पैलिएटिव केयर के लिए यूज करे जाते हैं, जो जहां भी ऐसे पेशेंट्स को अगर संभालने की जरूरत पड़े तो दे शुड बी अवेलेबल। सम ऑफ देम विल बी यूज्ड बिल्कुल ही अक्यूट सिचुएशन में, कुछ जैसे थोड़ा सब अक्यूट या लेस सिवियर सिचुएशन है उसमें भी यूज कर सकते हैं। ये टैबलेट्स और इंजेक्शंस का पूरों का लिस्ट है, एंड आई सजेस्ट कि आप ये दवाइयों को जरा गौर से देखिए। ये आपके टूल किट में भी है। ओके। ये सारी दवाइयाँ WHO और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर, ये WHO इज द गॉड ऑफ मेडिकल थिंग। उन्होंने बोला है कि दीज आर एसेंशियल मेडिसिन दैट हैव टू बी अवेलेबल। मतलब ये दवाइयाँ हर अस्पताल में अवेलेबल होनी चाहिए पेशेंट्स को कंफर्टेबल रखने के लिए। ये WHO का डायरेक्टिव है, इसलिए आप ये अपने सीनियर से, सुपरिटेंडेंट से, डायरेक्टर से बात करके ये अरेंज करवा सकते हैं। और ये पैलिएटिव केयर के लिए हमारी एसेंशियल लिस्ट की, एसेंशियल मेडिकेशंस की लिस्ट। ओके, सो अब हम वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस। आई मीन इसमें चैट बॉक्स में एनी क्वेश्चंस? वो जो एसेंशियल मेडिसिन्स do we want to discuss? Rajam, do you want to just? They had इन्होंने एक पूछा था about subcutaneous infection के टाइम अगर यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना हो, तो आई थिंक मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आज का जो मेन लक्षण निवारण का जो टॉपिक था, ये मेनली इस उद्देश्य से है कि बहुत ऑफन हम डॉक्टर लोग ये बोलते हैं पेशेंट से कि हम अब आगे आपका कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। तो ये फोकस इस बारे में है कि पैलिएटिव केयर का जो फील्ड है, पैलिएटिव केयर फिजिशियंस के जो डॉक्टर्स हैं, वो सिर्फ पेशेंट के लक्षण ही नहीं बट मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सब तकलीफों को देखते हैं। दूसरा चीज, ऐसा कुछ नहीं है
हमारे पास जो हम पेशेंट को नहीं दे सकते पेशेंट को कंफर्टेबल रखने की। तो हमारा रोल जो है डॉक्टर्स और नर्सेस का सिर्फ ये नहीं होता है कि इलाज करना है, बट हमारा रोल ये भी होता है कि पेशेंट को कंफर्टेबल रखें, पेशेंट का सहारा बने, पेशेंट को सहानुभूति से अप्रोच करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये जो कोविड के समय में हम पेशेंट और फैमिली के बीच के मीडिएटर रहे। ये सब हम एक अकेले नहीं कर सकते हैं और इसके लिए हमको टीम की जरूरत है। इसीलिए डॉक्टर्स, नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर्स जो भी हैं ये टीम में, ये एक एक बार बार अपना रोल निभाते हुए पेशेंट और फैमिली का सपोर्ट बन सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ये ग्रुप में बहुत सारे नर्सेस हैं और बहुत सारे ये जो चीजें हैं ये टेक्निकल हैं, जो शायद आप लोग फ्लोर पे डिसीजन नहीं लेते हैं, बट अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल है या अगर पेशेंट रो रहा है, दुखी है या अजीब सा बिहेव कर रहा है, आप देख रहे हैं पेशेंट को 2 दिन से ठीक लग रहा है और तीसरे दिन थोड़ा अजीब है, ये सब चीज अगर आप सुनते हैं लेक्चर में तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं राउंड्स में कि ये कुछ अलग लग रहा है। इसी हिसाब से आपके डॉक्टर्स, आपके जो सीनियर्स हैं, नर्सेज हैं, वो एक्शन ले सकते हैं। हमारे पास सब चीज का सॉल्यूशन नहीं है, बट एटलीस्ट हम पेशेंट को कंफर्टेबल रखने का कोशिश करते हैं। और ये 3-4 जो सिम्टम्स डॉक्टर रूप ने आपसे शेयर किए हैं, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। सांस फूलना, एजिटेशन, दर्द, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कोविड वार्ड में और बाकी डिजीजेस में भी, बट खास करके कोविड में। तो इसीलिए हम आपसे ये शेयर कर रहे हैं ताकि ये आप वापस अपने वार्ड में ले जाएं एंड यू कैन, आप एक नया ट्रीटमेंट लाइन स्टार्ट कर सकते हैं, एक नया ट्रीटमेंट देने का पद्धति भी जान सकते हैं, जैसे सबक्यूटेनियस, कौन सी दवाई दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं, ये सब आप जानने के लिए हमारा ये मेन है। तो आप में से किसी को कुछ भी पूछना हो तो डॉक्टर चारू हैं, डॉक्टर रूप हैं, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू आंसर। बट कुछ और पूछना चाहते हैं, आपने कुछ कठिनाइयां फेस किया है कोविड के पेशेंट्स को देखते हुए, आपने कुछ और सिम्टम्स देखे हैं तो वो भी जरा शेयर कीजिए। जैसे मैंने कल भी बताया था, हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो प्लीज आप शेयर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षिता लाल पूछ रहे हैं विथड्रॉल सिम्टम्स है तब क्या मैनेजमेंट करें। तो हर्षिता, आप अनम्यूट करके पूछना चाहेंगी कि एग्जैक्टली किस बारे में आप पूछ रहे हैं? अल्कोहल विड्रॉल पूछ रहे हैं कि कोई दवाइयां बंद करने की वजह से? अगर आप पूछना चाहते हैं आप अनम्यूट कर सकते हैं। 1 मिनट। अरुण, कैन हर्षिता लाल बी अनम्यूटेड? यस मैम। या फिर आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अगर आप बात नहीं करना चाहते हो, व्हाटएवर आपकी जो कन्वीनियंस है। Dr. Roop, you would like to answer that as alcohol withdrawal, maybe, till Yeah, he writes. so Alcohol, drugs, smoking. yeah, so generally speaking, I mean, benzodiazepines are the easiest way of handling all of them generally, अगर सभी हैं तो। और अगर अल्कोहल है तो आपको पेशेंट को थायमिन देना भी याद रखना है। लेकिन बेंजोडायजेपिन्स जो आप वैसे भी यूज कर ही रहे हैं तो यू कैन जस्ट एडजस्ट इट एज इनफ टू कीप द पेशेंट कंफर्टेबल। एंड ये अक्यूट सिचुएशन, ऑब्वियसली अगर पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है, आगे चल के कैसे हैंडल करना है ये विड्रॉल, वो आगे की बात है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। या हेलो। या वी कैन हियर यू। सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जो विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं, लाइक स्मोकिंग है, ड्रग्स हैं, या समटाइम जैसे वो अल्कोहलिज्म जो यूज कर रहे हैं, देन हाउ शुड वी प्रोवाइड टू सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट? क्या कर सकते हैं हम लोग उस पेशेंट के लिए? हाँ, सो ये पेशेंट जनरली डिलीरियस होगा एंड जी द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज ये जो हमने डिलीरियम के लिए जो ड्रग्स बताए हैं, जी lorazepam, midazolam and haloperidol, the same जी medications can be used for withdrawal delirium also. Finally, what matters is getting the patient quiet, and जी once that is done, during that period of withdrawal, because withdrawal lasts for it doesn't last indefinitely, it lasts a few days to maximum a week. After that period of time, then you can think about rehabilitation. सर, पेशेंट में एक कंडीशन ये होती है कि जब पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, उस टाइम उनका लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी कि ऑल ओवर जो ओरिएंटेशन है वो लॉस रहता है।
तब के कंडीशन में सर? हाँ, सो आपका यही मतलब है। है डिसओरिएंटेशन? यस मैम। हाँ, तो डिसोरिएंटेशन, हाँ हाँ, सॉरी। इसके लिए पहले तो आपको ये पता करना है कि कुछ केमिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे शुगर लो या बीपी लो या ऑक्सीजन लो, तो जो भी हम करेक्ट कर सकते हैं हर्षिता, वो करेक्ट करना चाहिए। जैसे पेशेंट आती है, सपोज पेशेंट को बहुत ब्लड लॉस हुआ है तो डिसोरिएंट हो सकता है, या शुगर लो है, या अगर ऑक्सीजन लो है या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो वो सब जो करेक्ट कर सकते हैं वो सब करना चाहिए। उसके बावजूद हिस्ट्री से फिर आप देखिए कि कुछ दवाइयां सडनली बंद हो गई हैं क्या, फिर अल्कोहल लेता है क्या पेशेंट, तो हिस्ट्री टेकिंग इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, और जो भी हम करेक्ट कर सकते हैं ब्लड्स के वजह से या ऑक्सीजन, वो करेक्ट करने के बावजूद अगर पेशेंट कंफ्यूज है या तो फिर अगर न्यूरोलॉजिकली कुछ नहीं है तो हम उसको डिलीरियम के पाथवे से लेके जा सकते हैं। बट छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अगर पेशेंट ने खाया ही नहीं है 2-3 दिन तो उसका ग्लूकोज के वजह से भी वो डिसोरिएंटेड रह सकता है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री है, तो वो भी पूछना जरूरी है। तो बात करना, कम्युनिकेशन करना, हिस्ट्री टेकिंग लेना, और कॉमन चीज जो हम देखते हैं वो सोचना बहुत जरूरी है बिफोर हम एग्जॉटिक चीज पे जाएं। जो कॉमन हम रोज देखते हैं, जो करेक्ट कर सकते हैं, वो करना जरूरी है। तो सिंपल सिंपल चीज, कॉमन थिंग्स आर कॉमन बोलते हैं ना, हमको यही सिखाया गया है कि सब जो सिंपल थिंग्स है जो हम हैंडल कर सकते हैं, जो हम क्योर रिवर्स कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन, आप मतलब और कुछ पूछना चाहते हैं कि सो दिस इज इम्पोर्टेंट, हम हमेशा हर डिसोरिएंटेशन नो मैम। डिलीरियम नहीं ओके। होता है, तो वो यू हैव टू रीच दैट, जो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, वो करना चाहिए। थैंक यू हर्षिता। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। डॉक्टर चारू, आप समराइज कर लोगे अगर और कुछ नहीं होता? हाँ, देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। ओके। सो आज हमारा सेकंड डे था। हमने देखा कि रमेश को रमेश कोविड पॉजिटिव निकला। उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया आइसोलेशन में। फैमिली अलग है तो उनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। हम टीवी और इसमें देखते जा रहे हैं कि इतने डेथ रेट्स हैं। लोगों को डर है कि हम उनसे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। परिवार के लोग आसपास होते हैं तो थोड़ी हमें हिम्मत महसूस होती है। पर एक पॉजिटिव चीज़ जो मैंने पिछले कुछ महीनों में नोट की है कि जिस तरह शुरू में कहते थे कि 97% डेथ रेट है, वो डेथ रेट बहुत कम हो गया है। इतने लोग मर नहीं रहे हैं जितने बच रहे हैं। इंडिया का ही एग्जाम्पल आप ले लें तो हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, बट दे आर नॉट डाइंग। तो हम उनको कंफर्टेबल कैसे रख सकें, क्योंकि सांस ना आना और ये जैसे डॉक्टर राजीव ने बताया कि हर हफ्ते हर महीने हमें पता लगता है अरे कोविड इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकता है। किसी ने बताया बच्चों में ब्लू फिंगर्स की तरह प्रेजेंट कर सकता है। फिर रिसेंटली मैंने पढ़ा कहीं पे मायोकार्डाइटिस की तरह प्रेजेंट कर सकता है। तो हमें ये धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है और हम उस हिसाब से ट्रीट करते जा रहे हैं और हमारे पेशेंट्स रिकवर कर रहे हैं। तो ये जो सिम्टम्स हम सीख रहे हैं, जो आज हमने सीखे हैं, 2 सिम्टम्स बेसिकली सीखे हैं। एक ब्रीदिंग डिफिकल्टी का और एक ये डिलीरियम का, कंफ्यूजन का, जो जहाँ पेशेंट को पता नहीं है वो कौन है, कहाँ है, क्या है। इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। कोविड के अंदर अगर ये 2 चीज़ें आ जाती हैं तो पेशेंट के चांसेस रिकवरी के बहुत कम हो जाते हैं। और वो हम कैसे फैमिली को कम्युनिकेट करें वो हम कल सीखेंगे। और रमेश को और कंफर्टेबल कैसे किया जा सके। अभी तो हमारा गोल था कि रमेश कंफर्टेबल रहे, पर वो सबसे बात कर सके, खाना खा सके, पानी पी सके, कंफर्टेबल रह सके। पर सिचुएशन इससे अगर वर्स गई तब क्या करना है, ये हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। और मैं ये भी सोच सकती हूँ कि हम सारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी डरे हुए हैं कि हम हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ से हम
कोविड पकड़ के अपने घर तो नहीं ले आएंगे, तो क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इन सबको हैंडल करने के लिए। तो ये हमारा रेस्ट ऑफ द वीक है। आज के सेशन में कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? आपके कैमरा ऑफ है, हमें आपके नाम नहीं पता। आप चाहो तो जो मर्जी सवाल पूछ लो, कोई सवाल गलत नहीं होता, सवाल ना पूछना गलत होता है। ठीक है। So we are now at 5 minutes past 4 o'clock. Right. Can we wind up? Yeah, I think Arun will have some things to add. Yeah. Arun, you'll take over. I'll stop sharing. Arun? सर और कुछ नहीं है सर, अभी पोर्ट का टाइम है। हाँ, या so I'll stop sharing. बराबर? हाँ ठीक है सर, अगर किसी को कुछ बात करना है तो मैं अनम्यूट करूंगा, 5 मिनट बाकी है हमारे पास। ठीक है, राइट। कोई इंटरेस्ट है तो। हिंदी बहुत अच्छा हो गया। अरे मैडम, मैं 2 साल यूपी में काम किया। यूपी में हिंदी होनी चाहिए जरूर, सारे हमारे